मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी विज्ञान की तैयारी को मजबूत करने के लिए और आपका दौरान करने के लिए परीक्षा पैटर्न पर जो प्रिंट आपकी उस पर आधारित मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आया हूँ। आपका जो 12 तारीख वाला पेपर है साइंस वाला, बहुत अच्छी तरह से हो, इसके लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। और ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला पेपर है, बिल्कुल आरबीएससी की जो ब्लूप्रिंट उस पर आधारित है। तो चलिए आपके मॉडल पेपर को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, तो इसमें स में लिखा हुआ है, देखो मक्का। बाकी सभी जो है ना सेम, जैसे गेहूं है, मटर है, चना, ये तो है रबी की फसल, जबकि मक्का जो है खरीफ की फसल होता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, मलेरिया रोग का वाहक होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? एम में लिखा हुआ है, देखो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, ठीक है ना। और तीसरा है, संश्लेषित रेशा है। कपास, नाइलोन, ऊन, रेशम, तो संश्लेषित रेशा होता है नाइलोन, ब वाला ध्यान रखेंगे। बाकी सभी ये तो प्राकृतिक है, जबकि नाइलोन संश्लेषित रेशा कहलाता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो धातुओं को, इनमें धातु ढूंढिए आप, चांदी, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो चांदी जो है ये धातु है, इसको पीट करके आप चादरों में परिवर्तित कर सकते हो। ये 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। 5वां प्रश्न देखिए, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? इनमें देखिए, सूर्य का प्रकाश, वायु, जल और पेट्रोलियम। तो ये 3 तो समाप्त होने वाले नहीं हैं, जबकि जो पेट्रोलियम है समाप्त होने वाला है, तो दे वाला सही हो जाएगा। 5वां खत्म। 6ठा है, वनोन्मूलन का कारण है। पेड़ पौधे जो कट रहे हैं, इनका जो उन्मूलन हो रहा है, उसका क्या कारण है? पहला लिखा, एम में लिखा हुआ, देखो कृषि के लिए वनों को काटना, बिल्कुल सही है। ईंधन के रूप में लकड़ी को जलाना, ये भी सही है। दावानल एवं भीषण सूखा, दावानल यानी जंगल में लगी हुई आग, भीषण सूखा यानी कि वर्षा का नहीं होना, तो ये भी वनोन्मूलन का तीनों के तीनों कारण है, उपयुक्त सभी दे वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है। देखिए, आंतरिक निषेचन हमेशा मादा के शरीर में होता है, मादा के शरीर में, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो एम आई लिखा हुआ मादा के शरीर में, बाह्य निषेचन तो मादा के शरीर के बाहर होता है, ठीक है। 8वां है, निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु है। संकटापन वन्य जंतु है, बाघ, बारहसिंगा, काले हिरण, जंगली बेसाद। तो बाघ जो है ये भी संकटापन में आता है, ठीक है ना। संकटापन वन्य जीव आपको पूछा गया है, ठीक है ना। संकटापन वन्य जीव आपसे पूछा गया है, समझ में आ गई ना बात। उसके बाद देखिए सर, अगला प्रश्न जो है वो है, मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। जो देखो बॉल बेयरिंग जो होता है ना, बॉल बेयरिंग, ये मशीनों में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? बॉल बेयरिंग का घर्षण को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए बेयरिंग वगैरह मशीनों में लगाते हैं ना? घर्षण को कम करने के लिए बेयरिंग का जो उपयोग किया जाता है। तो में लिखा हुआ, घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस वगैरह, स्नेक, लुब्रिकेंट, ये सब कुछ घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में प्रयुक्त किए जाते, ताकि मशीन अच्छी दक्षता के साथ कार्य कर सके। उसके बाद 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो छोटी लड़की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। तो वाक जो आवृत्ति है न्यूनतम होने की जो संभावना है वो पुरुष की होती है, ठीक है ना। इसलिए तो भारी भारी आवाज़ आती है, जैसे मेरी में भी भारी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। इसी प्रकार से विद्युत सुचालक, यानी कि जिसमें करंट आता है, तो लकड़ी में करंट आता है क्या? नहीं। प्लास्टिक में करंट आता है क्या? नहीं। लोहा विद्युत का सुचालक, तो स यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होती है? छड़ तो हो जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों धनावेशित। छड़ तो क्या हो जाती है? धनावेशित, ठीक है ना। और कपड़ा क्या होता है? कपड़ा ऋणावेशित होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। कपड़ा ऋणावेशित, छड़ धनावेशित हो जाती है, ब वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 13वां प्रश्न, भूकंप आने
उसका क्या कारण है? तो ईश्वरीय, देखो ए में लिखा हुआ ईश्वर का कोई प्रकोप है क्या? अति वर्षा यानी ज़्यादा वर्षा होना, पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ या ग्रहों की गति। तो पृथ्वी की जो आंतरिक प्लेटें हैं, विवर्तनिक प्लेटें हैं, उनमें परिवर्तन होने के कारण क्या आता है? भूकंप आता है। आप ईश्वर का प्रकोप मत कर देना। उसके बाद 14वां प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाला कौन सा है? लाल ग्रह किसे कहते हैं? रेड प्लेनेट मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह मंगल, ठीक है ना। इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड है। क्या है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण ये क्या दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है मंगल, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखो रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है। रुधिर के अंदर जो ऑक्सीजन की, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जहरीली गैस होती है। इसकी वजह से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो ब में लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये सूत्र याद रखेंगे। हमारा उत्तर तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये हमारे ऑक्सीजन में हमारे रुधिर में ऑक्सीजन की जो वाहक क्षमता है उसको कम करती है। समझ गए आप। उसके बाद जो आपके 15 आपके छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ MCQ वाले प्रश्न हो गए, ठीक है ना, यानी कि जिसको हम एबस सदे वाले कहेंगे। उसके बाद आपके रिक्त स्थान वाले 5 यहाँ पर देखो 8 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 8 प्रश्न रिक्त स्थान वाले आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, फलीदार पौधों की जड़ों में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा है राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? फलीदार जो पादप होते हैं ना, पौधे, उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये क्या करता है? ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, ठीक है ना, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, ठीक है ना। तो पहले में राइजोबियम भर दिया। टाइफाइड रिक्त स्थान के द्वारा होता है। टाइफाइड एक बीमारी है ना, ये किसके द्वारा होती है? ये भी जीवाणु के द्वारा होती है। यहाँ से हम चयन कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, जीवाणु के द्वारा होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो यहाँ से आपको ढूंढ करके निकालना है। यहाँ लिखा हो बेकेलाइट, तो उसको हमने यहाँ लिया है, ठीक है। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड। और आपसे ये पूछा जाए धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है ना। जबकि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। जैसे SO2, CO2, NO2, ये सभी के सभी अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल वर्षा इन्हीं के द्वारा होती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, रिक्त स्थान जीवाश्म ईंधन है। तो इनमें से आप ढूंढेंगे तो आपको पेट्रोलियम शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको यहाँ पर ले आए। तो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद छठा प्रश्न, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से रिक्त स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो इसमें देखेंगे ये मौसम लिखा हुआ, कहीं मौसम, ये देखो ये मौसम लिखा हुआ। तो मौसम में परिवर्तन के कारण जी क्या होते हैं? पक्षी प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। 7वां प्रश्न, टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण रिक्त स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो कायांतरण, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ये कायांतरण। तो कायांतरण यहाँ आ गया, ठीक है ना, यानी कि टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। ये चीज़ें परिभाषा भी आपको याद होगी कायांतरण की। उसके बाद जूतों के जो तले होते हैं, हमारे जूते होते हैं, उनके तले रिक्त स्थान के कारण घिस जाते हैं। तो यहाँ पर घर्षण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? घर्षण के कारण वो घिसते हैं। जूतों के तलवे, वाहनों के टायर, ये मशीनों के कल पुर्जे, ये सब के सब घर्षण के कारण घिस जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये जो 8 एक नंबर का है और 8 रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। टोटल 8 नंबर के और 15 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न MCQ वाले हो गए। उसके बाद आपका जो अगला पेपर का पड़ाव है वो आपके आता है तीसरे प्रश्न में सत्य असत्य। सत्य के लिए आपको ट्रू T लिखना है और असत्य के लिए आपको क्या लिखना है?
एफ लिखना है, फॉल्स, ठीक है ना। तो पहला देखो यहाँ पर सत्य असत्य में, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते क्या? नहीं भैया, थोड़ा बड़ा कर लेते इसको, ठीक है ना, ये बड़ा कर लिया। तो आप अच्छी तरह देखिए, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते कि वाक्य सही है क्या? गलत है, ठीक है। दूसरा, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते क्या? सजातीय, एक ही जाति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते क्या? नहीं, प्रतिकर्षित करते। ये वाक्य भी, स्टेटमेंट भी गलत है, अब लिखा जाएगा। तीसरा है, पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है क्या? नहीं है, सबसे छोटा ग्रह तो बुध महाराज है। उसके बाद देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बनिक प्रदूषक गैस है क्या? बिल्कुल सही, टी आएगा। क्लोरोफ्लोरो एक प्रदूषक गैस है, सही बात है। लोहे में संसारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है क्या? बिल्कुल होती है, टी आएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है क्या? बिल्कुल सही है, टी आएगा। तो ऊपर वाले आपके देखो, ऊपर वाले 1 2 3 4 गलत है क्रमशः, और बाकी 3 सही है, ठीक है ना। ये पड़ाव समाप्त होने के बाद अगला जो आपके प्रश्न का पड़ाव आएगा वो आपके आएगा मिलान वाला। तीसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपके आएगा मिलान करो। क्या करो भाई? मिलान, कॉलम ए कॉलम बी के शब्दों से मिलाओ। तो यहाँ पर देखिए आप, रबी की जो फसल है तो इसको आपको यहाँ पर ढूंढना है, गेहूं और चना से मिलेगी ये, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार में यहाँ पर गेहूं और चना जो दिखाई दे रहा है ये रबी की फसल से संबंधित है। अब एक प्रोटोजोआ है, तो यहाँ पर हमें लिखा हो मलेरिया का कारक, प्रोटोजोआ, ठीक है ना, होता है वो मलेरिया का कारक होता है। उसके बाद देखिए, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। कपास, कपास क्या एक प्राकृतिक रेशा है कि नहीं है। डीजल, डीजल क्या है? मोटर ईंधन है। अंडाणु उत्पादित होते हैं, कहाँ होते हैं? अंडाशय में होते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिलान करने हैं। मिलान का पड़ाव आपके समाप्त होता है। तो उसके बाद आपके प्रश्न होंगे एक शब्द में उत्तर देने वाले, आपको एक शब्द में उत्तर देना है। देखो पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसी प्रकार का, इसी पैटर्न पर आपके परीक्षा में पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा अंत तक देखना। मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है ना, कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड मुझे करवानी है। तो पहला प्रश्न देखिए, 5वां MCQ का, मतलब छोटे एक शब्द में उत्तर देना आपको। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाते हैं? खाद मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? खाद, ठीक है ना। जैविक खाद पूरा लिख सकते हैं, जैविक खाद मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जैविक खाद। जैविक खाद से मिट्टी को क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं। सभी कार्बनिक अकार्बनिक पोषक तत्व इसमें उपस्थित होते हैं। वैसे कार्बनिक पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, और एक बार आप मिट्टी में खाद मिला दोगे तो लगभग 3 वर्ष तक आपको जो है खेत को पोषक तत्व इन खाद से मिलता रहेगा, ठीक है। ये प्रश्न समाप्त होने के बाद अगला जो प्रश्न है देखो, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी जानते हैं पाउडर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? पाउडर का। ये क्या कर देता है? घर्षण को कम कर देता है। ये तो छोटा सा प्रश्न है। उसके बाद देखिए, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए, ध्वनि प्रदूषण करने वाला। तो देखिए वाहनों के हॉर्न, वाहनों के हॉर्न जो होते हैं इससे ध्वनि प्रदूषण होता है कि नहीं होता है, ठीक है। पहला एक और बता देता हूँ मैं, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर शादी विवाह में जो लाउड स्पीकर चलते बड़े बड़े ज़्यादा आवाज़ में, तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, डीजे वगैरह, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके 8वां, विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए। विद्युत का कोई भी एक कुचालक पदार्थ है, तो जैसे आप प्लास्टिक लिख सकते हो, प्लास्टिक विद्युत की कुचालक है। सूखी लकड़ी लिख सकते हो, दूसरा सूखी लकड़ी। तीसरा आशुत जल। देखो आशुत जल मैंने क्यों बताया, जानबूझ कर बताया, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है विद्युत का कुचालक होता है, जबकि सामान्य जो जल होता है वो विद्युत का चालक होता है, इस कारण से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2, ठीक है। विश्व उष्णन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए
या पौधागर प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये आपका जो भाग ए था, पार्ट 1 था, वो कंप्लीट हो गया। अगला पड़ाव आ गया पार्ट बी। ठीक है, 10वां प्रश्न, आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे? कारण सहित बताइए। तो गर्मियों के लिए आप संश्लेषित रेशे कभी भी ना खरीदेंगे, सूती रेशे खरीदेंगे। कौन से रेशे खरीदेंगे? सूती रेशे खरीदेंगे। अब सूती रेशे खरीदने के क्या कारण है? तो पहला कारण है कि जो सूती का कपड़ा होता है पसीना सोखता है। क्या करता है? पसीना सोखता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर होता है वो बदबू नहीं देता है, पसीना सोख लेता है ये कपड़ा। दूसरा है, ये कपड़ा हमारे शरीर को ठंडक देता है। ठीक है ना, शीतलता प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये हमारे शरीर को क्या करता है? ठंडा रखता है। ठीक है ना। तीसरा, ये क्या होता है? विद्युत का हवा का कुचालक होता है, तो बाहर की जो ऊर्जा है वो शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। बाहर की जो ऊर्जा है, उष्मा है, प्रकाश है, उसको शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। तो इस प्रकार से आप गर्मियों के लिए सूती कपड़े से बने कमीज वगैरह है वही पहनेंगे। ठीक है, वही खरीदेंगे। ये राणा वाला प्रश्न भी आ जाए कैसे भी, कि आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मदन लाल को गर्मियों में कपड़े खरीदने हैं, तो आप उनको किस प्रकार के कपड़े खरीदने की सलाह देंगे? जैसे सूती, संश्लेषित, तो आप कौन से देंगे? गर्मियों के लिए सूती कपड़े, यानी कि जो गर्मियों के लिए आप सूती कपड़े की सलाह देंगे, नहीं कि संश्लेषित की। तो कैसे भी मदन लाल, मांगी लाल, उद्दा लाल, कैसे भी आपसे ये प्रश्न बना करके ऐसे, जैसे कि ठीक है ना, राणा वाणा ऐसे प्रश्न है आपके, तो सूती कपड़े पहनेंगे गर्मियों में। 11वां प्रश्न है, धातु अधातु में कोई भी आपको 3 अंतर लिखने हैं। तो धातु जो होते हैं, आपको अंतर परीक्षा में इस प्रकार से एक टेबल बनानी है। इस तरफ आपको धातु लिखना है और इस तरफ आपको अधातु लिखना है, और यहाँ पर आपको क्रम संख्या 1, इधर भी क्रम संख्या, अंतर ऐसे लिखे जाते हैं। तो धातु में क्या होती है? चमकदार होती है। ठीक है, अधातु में निष्प्रभ होती है। पहला अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर है, धातु में विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, जबकि अधातु में विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, तीसरा अंतर, धातु से तार बनाए जा सकते हैं लेकिन इनमें तन्यता का गुण होता है, जबकि अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। ठीक है, अगला अंतर, धातु के आपको उदाहरण दे देने हैं, सोडियम, ठीक है, लोहा, ठीक है, उसके बाद चांदी, सोना, ये सूत्र लिख रहा हूँ मैं। अधातु में जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ठीक है, इस प्रकार से आपको उदाहरण भी देने, ताकि एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे को अच्छा नॉलेज है, आपके अच्छे नंबर आएंगे इससे। उसके बाद 11वां प्रश्न कंप्लीट, धातु अधातु में आप अंतर कर लोगे। उसके बाद 12वां प्रश्न है, ये कह रहा है, संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का जो है वो कारण सहित आपको जवाब देना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फर्श के ऊपर, किसके ऊपर? आपका जो फर्श है इसके ऊपर साबुन वाला जो पानी है वो गिर जाएगा तो क्या हो जाएगी? फर्श चिकनी हो जाएगी। ठीक है ना, साबुन जो होते हैं सारे पदार्थ होते हैं, सारे पदार्थ क्या होते हैं? चिकने होते हैं, और चिकने फर्श के ऊपर क्या होगा? चलना जो है आपका वो चलना कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घर्षण कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घर्षण कम हो जाएगा। इस कारण आप के जो है जूतों के तलवे हैं वो फर्श को मजबूती के साथ नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए आपके फिसलने की या गिरने की संभावना जो है वो अधिक हो जाएगी, इसलिए आपका चलना कठिन हो जाएगा। इस प्रकार से आप घर्षण वाले पार्ट से ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 13वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 13वां प्रश्न कह रहा है कि आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है? समझाओ। आग लग गई है भैया, अब आपको बुझानी है, तो अब जो लाइट आ रही होती है विद्युत आपूर्ति उसको बंद करवाया जाता है। इसका कारण क्या है कि जैसे ही आग बुझाने वाले कर्मचारी आते हैं तो वो क्या करते हैं? आग के ऊपर पानी की बौछार करते हैं, जैसे ये आग लग रही है। ठीक है ना, यहाँ पर ये जैसे कि कोई
व्यक्ति फायर ब्रिगेड वाला व्यक्ति है, ये पाइप हाथ में लिया हुआ यहाँ पर पानी की बौछार कर रहा है। तो पानी आप जानते हैं जो सामान्य पानी होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और इस घर में जैसे लाइट भी आ रही है तो क्या होगा, पानी के माध्यम से इस व्यक्ति को क्या विद्युत का झटका लग सकता है, कोई जनहानि हो सकती है। इसलिए क्या करवाया जाता है कि पहले लाइट बंद करवा दी जाती ताकि आग बुझाने वाले कर्मचारी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो, कि किसी प्रकार का इनको विद्युत का कोई झटका नहीं लगे। ठीक है ना, तो आप समझ गए अच्छी तरह से। उसके बाद 14वां प्रश्न है, भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानियां बरतेंगे। देखो आपके ऊपर छोड़ दिया, आप क्या बरतेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, पहली जानकारी है, यदि भूकंप आ गया और आप घर में हैं, कहाँ हैं, घर में हैं, ठीक है, तो आप घर के बाहर निकल जाइए, खुले मैदान में चले जाना चाहिए, क्योंकि भूकंप में पृथ्वी हिलती है तो मकान गिरने की संभावना रहती है। ठीक है, तो बाहर घर में, अगर हम घर में है तो बाहर में खुले में चले जाना चाहिए। दूसरा कारण है, यदि आप किसी बाहर है और किसी बड़ी बिल्डिंग के पास में है या पेड़ पौधों के बाहर नीचे है तो आप उनसे दूर चले जाना चाहिए, उनके पास नहीं रुकना चाहिए। समझ में आ गया। यदि आप किसी वाहन के अंदर है, किसी कार बस में है तो आपको कार बस को उस खुले मैदान में ले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम भूकंप से बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 15वां प्रश्न है, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाओ। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर बना हुआ ये आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको केंद्र में क्या बनाना, सूर्य बनाना, फिर क्या बनाना, 8 इस प्रकार से आपको गोले बना देने। क्या करना है, 8 गोले बना देने। ठीक है ना, कितने गोले बनाने, 8, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 हो गए, ये 6वां 7वां 8वां। ठीक है, 8 गोले ऐसे अच्छी तरह से आपको बना देने। उसके बाद आपको क्या करना, क्रमशः प्रत्येक गोले में आपको जो है ग्रहों के नाम लिखने। जैसे पहले गोले में आपको जो सूर्य के पास होता बुध, क्या लिखना है, बुध। दूसरे में क्या लिखना है, शुक्र। तीसरे में क्या लिखना है, पृथ्वी। चौथे में क्या लिखना है, ठीक है ना, मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। 5वें गोले में आपको क्या लिखना है, बोलिए, पृथ्वी के बाद में बृहस्पति। क्या लिखना है, बृहस्पति। और 6ठे में क्या लिखना है, शनि। क्या लिखना है, शनि। और 7वें में क्या लिखना है, अरुण। क्या लिखना है, अरुण। और 8वें में क्या लिखना है, वरुण। इस प्रकार से आप सौर परिवार का नामांकित चित्र बना सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो ये ग्रहों के नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, याद होंगे वैसे। ठीक है, ये बना हुआ भी है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 16वां प्रश्न है, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। CNG और LPG होती है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इनके पूरे नाम भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हिंदी में बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, कंप्रेस्ड संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसी प्रकार से LPG का भी मैं बता रहा हूँ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। और आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पूरा नाम क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरे नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो CNG और LPG का ईंधन के रूप में जो प्रयोग करते हैं, इसके क्या लाभ है। तो पहला लाभ है कि इनको जलाने से धुआं नहीं होता है। क्या नहीं होता है, धुआं नहीं होता है। ठीक है, किसी प्रकार की, और दूसरा है कि किसी प्रकार की राख नहीं छोड़ती है। LPG CNG जो गैस होती है ना, इससे कोई धुआं नहीं बनता है, राख नहीं बनता है। तीसरा, इसका जो परिवहन, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इनका तीसरा कारण है, इनका जो परिवहन है वो भी क्या है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, चौथा कारण है कि लकड़ी की तुलना में ये कम द्रव्यमान से हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। कम द्रव्यमान से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, कम द्रव्यमान से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के ये लाभ है। ठीक है, तो 16वां प्रश्न आप समझ गए। उसके बाद 17वां प्रश्न है, एक तो आपको नामांकित चित्र बनाना। ऐसा प्रश्न आएगा, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए आपको 2 वृष्ण बनाने। इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से क्या निकालनी है, ये
जो है शुक्र नलिकाएं निकालनी है और यहाँ पर ये शुक्राशय बना देना आपको। क्या बना देना? शुक्राशय। शुक्राशय के बाद में यहाँ से ये क्या बना देना आपको? शिश्न बना देना है, ठीक है ना। शिश्न, तो ये तो आपके क्या हो गया? वृषण, ये भी वृषण है। ये शुक्र वाहिनी या नलिकाएं, ये शुक्राशय, शुक्राशय यहाँ पर और ग्रंथि होती है, और ये शिश्न हो गया। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलिए और वहाँ से, ये चित्र तो मैंने बता दिया, आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलिए फटाफट अभी, और वहाँ पर आप नर जनन तंत्र का, मादा जनन तंत्र वाला, ठीक है ना, और निषेचन वाला, ठीक है ना, ये चित्र आप पक्के रट लीजिए, याद कर लीजिए, अभी के अभी एक बार देख लीजिए, नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, समझाओ। ये पार्ट 6 में आप पहुंच गए। अथवा अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो एग्जामिनर आपको, आरबीएससी वाले आपको एक मौका और दे रहे कि भाई इसके बदले आप कौन सा प्रश्न कर सकते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के नाम बताइए। तो आपको दोनों में से एक करना, ऐसा नहीं कि आपने आधा इसका उत्तर लिख दिया आधा इसका लिख दिया, नहीं, ठीक है। पहले जो लिखा हुआ उसको माना जाएगा, ठीक है ना। तो खरपतवार किसे कहते हैं, दोनों का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, आसानी से चर्चा करेंगे। खरपतवार किसे कहते हैं? तो हमारी जो मुख्य फसल होती है, देखो खरपतवार की परिभाषा बता रहा हूँ। खरपतवार हमारी जो मुख्य फसल होती है, जैसे हमारी आपकी मुख्य फसल है ये गेहूँ की, ठीक है। गेहूँ के साथ में आप अवांछित पौधे जो उगे हुए होते हैं, जो हमारी मुख्य फसल को क्या करते हैं? नुकसान पहुँचाते हैं, उन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं, ठीक है। अब है खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझाओ। तो खरपतवार का नियंत्रण हम कैसे करते हैं? निराई गुड़ाई से, निराई गुड़ाई से करते हैं, ठीक है ना। निराई गुड़ाई के द्वारा खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा है कि भाई आप रासायनिक पदार्थ का, ठीक है ना, रासायनिक पदार्थ का या जो खरपतवार नाशी, ठीक है ना, इसमें खरपतवार नाशी आती है 2,4-D, इसका छिड़काव करके भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। और तीसरा है आपको, जैसे फसल बोने से पूर्व हम क्या करते हैं? खेत के अंदर हल चला करके जो अवांछित पौधे होते हैं उनको भी आप नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद चौथा कारण है कि फसल में जो उगे हुए हैं, फसल के साथ जो पौधे उगे हुए हैं इनको हम हाथ से चुन करके भी पौधों को हम क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। पांचवा जो कारण है कि आप कुदाली से, ठीक है, कुदाली से भी इन पौधों को नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका हम नियंत्रण कर सकते हैं, समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली 2 विधियों के नाम बताइए। तो सिंचाई की परिभाषा है कि एक निश्चित अंतराल पर, ठीक है ना, फसल को उनकी आवश्यकता के अनुसार जल देना, ठीक है ना। एक निश्चित अंतराल के अनुसार फसल को क्या देना? उसकी आवश्यकता के अनुसार जल देना सिंचाई कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं निश्चित अंतराल आपने तय कर लिया 5 दिन में दूंगा, 5 दिन में अगर फसल को पानी की ज़रूरत ही नहीं है तो आप पानी दोगे तो बेकार जाएगा। तो एक निश्चित अंतराल पर फसल को उनकी आवश्यकता के अनुसार जल देना सिंचाई कहलाता है। अब जल संरक्षित करने वाली जो 2 विधियाँ है वो छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र है। छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। इनके बारे में आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। छिड़काव तंत्र में जो होता है ना फव्वारा सिस्टम, ठीक है ना, फसल के ऊपर पानी वर्षा के जैसे गिरता है, और ड्रिप तंत्र में जो होता है पादपों की जड़ों में सीधे नलियों के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी चर्चा कर ली और इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। वनोन्मूलन, वनु का उन्मूलन, वन प्लस उन्मूलन, ठीक है ना, वनु का उन्मूलन, वनु को हटाना, पेड़ पौधों को काटना। तो इसका क्या कारण है, ठीक है, इसके कारणों का हमें उल्लेख करना है। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो रेड डेटा पुस्तक क्या है, किन्हीं 2 संकटापन्न जंतुओं के नाम बताइए। तो सबसे पहले 19वें प्रश्न का जो फर्स्ट वाला उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। वनोन्मूलन का अर्थ बताइए। वनोन्मूलन का अर्थ ये है कि पेड़ पौधों की संख्या में निरंतर जो कमी हो रही है, पेड़ पौधे जो काटे जा रहे हैं, उससे हम वनोन्मूलन कहते हैं,
ठीक, अब इसके कारण इम्पोर्टेंट है। पहला कारण है वनोन्मूलन जो हो रहा है, ये हो रहा है, इसका हम लिख सकते हैं कि आवास बनाने के कारण, आवास बनाने या मकान लिख सकते हो, घर बनाने के लिए भूमि प्राप्त करना या जमीन प्राप्त करना, भूमि प्राप्त करना, ठीक है ना। आवास बनाने के लिए भूमि प्राप्त करना, इसके लिए हमें पेड़ पौधे काटने पड़ रहे हैं। दूसरा है, ठीक है ना, दूसरा कारण है कि भाई हमें कारखानों की स्थापना करनी है, ठीक है ना, मिल फैक्ट्री कारखानों की स्थापना करनी है, तो उस क्षेत्र में पेड़ पौधे हैं, तो कारखानों की स्थापना के कारण उस क्षेत्र में जो भी पेड़ पौधे हैं तो उन पेड़ पौधों को क्या किया जाएगा, काटा जाएगा, हटाया जाएगा, दूसरा कारण। तीसरा कारण यह है कि दावानल, जंगल में आग लग गई तो भी पेड़ पौधे क्या हो गए, जल के राख हो गए, वनोन्मूलन हो गया। चौथा कारण भीषण सूखा पड़ गया, क्या पड़ गया, भीषण सूखा, वर्षा ही नहीं हुई, ठीक है, तो पेड़ पौधे या छोटे जो पादप थे वो सूख गए। पांचवा कारण है पशुओं की जंगलों में अति चराई, पशुओं की जंगलों में, कहाँ, जंगलों में अति चराई, ठीक है ना, अति चराई, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके वनोन्मूलन हो सकता है, क्योंकि पशु क्या करेंगे, इनके जो खुर होते हैं, पैर होते हैं, उनके द्वारा छोटे जो पादप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और ये जो कुछ बड़े पादप होते हैं उनके जो होते हैं ना पत्तियां वगैरह, उनकी शाखाओं को खा जाते हैं और पादप को नष्ट कर देते हैं। तो पांचवा ये कारण हो गया। छठा कारण देखिए, ठीक है ना, जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने के लिए, जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों को काटना। और सातवां है, ठीक है, सड़क निर्माण हो, रेलवे लाइन डालनी हो, तो उसके मार्ग में आने वाले जितने भी पादप है उनको काटा जाता है, तो वनोन्मूलन का कारण ये भी है। आठवां कारण आप और देखिए, ठीक है ना, आठवां जो कारण है वो ये है कि आपको जैसे हवाई अड्डे का निर्माण करना है, बस स्टैंड का निर्माण करना है, ठीक है, तो उस क्षेत्र के अंदर, ठीक है, जो भी पेड़ पौधे आ रहे हैं उनको हमें काटना पड़ता है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, आपके वनोन्मूलन के 8 कारण मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद रेड डेटा पुस्तक क्या है, किन्हीं दो संकटापन्न जंतु के नाम लिखने, तो रेड डेटा बुक RDB क्या है, तो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें, ठीक है, सभी स्पीसीज चाहे पादप हो जंतु, ठीक है, उनके लिए वैसे अलग अलग होती है, पादपों के लिए RDB अलग होती है, जंतु के लिए अलग होती है। तो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संकटापन्न, कौन से संकटापन्न जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संकटापन्न प्रजातियों का या जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे हम रेड डेटा पुस्तक कहते हैं। उसके बाद ये कह रहा है 2 संकटापन्न जंतु के नाम लिखिए, तो यहाँ पर देखो 2 संकटापन्न जंतु क्या, मैं 4 बता रहा हूँ, ठीक है। पहला सफ़ेद हाथी संकटापन्न जंतु है। उसके बाद दूसरा है शेर, ठीक है। उसके बाद तीसरा है जंगली भैंसा। चौथा है बारह सिंगा। ये संकटापन्न जंतु है। समझ में आ गया, अच्छी तरह से रट लो इनको। उसके बाद 19वां प्रश्न कंप्लीट हो जाने के बाद ये सब कुछ 20वें प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। 20वां प्रश्न इस प्रकार से है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एक मच्छर है, अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। तो कंपन की आवृत्ति और आवर्त क्या ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति तो यहाँ पर आपको जो है ना वो हो गई 500 कंपन प्रति सेकंड, 500 कंपन प्रति सेकंड। आवृत्ति तो ये होगी, आवृत्ति को न्यू से दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो आवृत्ति तो 500 कंपन प्रति सेकंड। अब हमें क्या याद करना, आवर्तकाल को कैपिटल T से दर्शाते हैं। तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1/आवृत्ति। मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, कैपिटल T बराबर, यानी कि आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, ठीक है ना। तो आवृत्ति अभी मैंने आपको बताई कितनी थी, 500 कंपन प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो सेकंड रह जाएगा यहाँ पर, एक में आप 500 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 0.002 सेकंड आ जाएंगे। समझ में
आपको आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सूत्र याद रखेंगे, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होता है। उसके बाद एक अथवा वाला, अगर आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आता इसके बजाय आप दूसरा कर सकते हैं, ये इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग का नाम लिखिए। ढोलक, ढोलक का जी क्या होता है, देखो ढोलक होती है उसमें तानित झिल्ली होती है, ढोलक होती है उसमें तनी हुई चमड़े या प्लास्टिक की जो झिल्ली होती है उसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार में क्या होते हैं, उसमें तना हुआ तार होता है सितार, तो तने हुए तार से ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद बांसुरी में वायु स्तंभ होते हैं, इस प्रकार से ये वायु छेद होते हैं ना, वायु स्तंभ कहते हैं, वायु स्तंभ कहते हैं, तो वायु स्तंभ से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये बांसुरी हो गया। उसके बाद मजीरा होता है, मजीरे में क्या हो, देखो मजीरा जो होता है ना, मजीरा इस प्रकार से मजीरे होते हैं, तो मजीरे में क्या होता है, जो धातु की प्लेटें होती है इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये आपके 20वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम 21वें प्रश्न पे चलते हैं। कौन से प्रश्न पे, 21वें प्रश्न पे, और आपके ये लास्ट है प्रश्न, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताने। जल प्रदूषण को कंट्रोल करना, उसके लिए आपको 4 उपाय बताने हैं। तो पहला उपाय है कि हमें नदी तालाब में के पास मल मूत्र नहीं त्यागना चाहिए, मल मूत्र नहीं त्यागना चाहिए। कहाँ, नदी तालाब जलाशय के पास में मल मूत्र नहीं त्यागना चाहिए, पहला। दूसरा, मिल फैक्ट्री का पानी हमें नदी में नहीं प्रवाहित करना चाहिए, मिल फैक्ट्री का पानी हमें नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, दूसरा। तीसरा है, हमारे गाँव शहरों की जो नालियों का पानी है वो भी हमें तालाब में नदी में नहीं छोड़ना चाहिए, नालियों का पानी। चौथा कारण है, हमें जो हमारा घरेलू कचरा होता है वो जलाशय के पास में नहीं डालना चाहिए, घरेलू कचरा। ठीक है, और भी देखिए 5वां कारण, हमारे पशुओं को, हमारे वाहनों को, ठीक है, किसी तालाब जलाशय में नहीं नहलाना चाहिए। छठा कारण देखिए, राख होती है, हड्डियां होती है, इनको हमें नदी में नहीं प्रवाहित करना चाहिए। और 7वां कारण और 7वां जो उपाय देखिए, ठीक है, प्लास्टिक की थैलियाँ होती है, ठीक है, और जो भी कूड़ा कचरा होता है उसे हमें किसी जलाशय के पास में नहीं डालना चाहिए। तो ये जल प्रदूषित करने के 7 उपाय मैंने आपको बता दिए, जो आपको अच्छे लगे 4 आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रश्न है, वायु प्रदूषण से क्या आशय, अरे एयर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। सिंपल, इतना सिंपल तो मेरे को प्रश्न देखने को नहीं मिला है। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का आप उल्लेख कीजिए। तो वायु प्रदूषण तो आप समझ ही गए हैं कि वायु की जो गुणवत्ता है, वायु में अत्यधिक शोर जो होता है उसे हम वायु प्रदूषण है तो हवा की जो गुणवत्ता होती है, एयर पोल्यूशन, ठीक है ना, ये पढ़ रहे हैं अपन। तो जो हवा की गुणवत्ता क्या होती है कि हमारी शुद्ध वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% होती है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% होती है। यदि हमारी वायु के अंदर इन गैसों का जो परसेंटेज इस प्रकार से रहे 21, 0.03 और 78% रहे तो वायु को हम कहते हैं शुद्ध वायु। यदि इनकी मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन घट करके 19% हो गई या 18% हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ करके क्या हो गई, जैसे 10 हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इनका जो वायु की जो गुणवत्ता है, प्राकृतिक गुणवत्ता, वो नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार की हवा को हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। ये तो एक थोड़ा सा मैंने परसेंटेज के आधार पर बताया, हमें तो परिभाषा ये लिखनी है कि वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन होना वायु प्रदूषण कहलाता है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि वायु के अंदर जहरीली गैसों का जो मिल जाना, जैसे वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, और मैंने पूरा आपको वर्णन समझा दिया उससे भी। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव लिखे। देखिए, वायु प्रदूषण से क्या होता है, श्वास संबंधी जो बीमारियां हो जाती, श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती है, ठीक है ना, श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती। इसका उत्तर ये नहीं है, ठीक है ना, ये इसका उत्तर है ऊपर वाला, ये इसका उत्तर नहीं है, ठीक है ना। श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती है, दमा जैसे, ये प्रसिद्ध श्वास संबंधी बीमारियां हैं, ठीक है ना। तो वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का हम वर्णन करें। दूसरा है कि प्रदूषित वायु में सांस लेना कठिन होता है, सांस लेना भी कठिन होता है, ठीक है, सांस लेना भी कठिन होता है। तीसरा हानिकारक प्रभाव है कि जो प्रदूषित वायु होती है,
प्रदूषित जो वायु होती है, प्रदूषित वायु में जो विजिबिलिटी होती है, दृश्यता होती है, विजिबिलिटी होती है, वो क्या होती है? कम होती है। हिंदी में दृश्यता कहते हैं, कम होती है। तो जैसे वाहन चालक है, ट्रेन चालक है, इनको दूर तक दिखाई नहीं देता है वायु प्रदूषण की वजह से। आपने देखा कोहरा, धुंध, ये जो जहरीली हवा होती है, इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद देखिए अगला जो कारण है हानिकारक प्रभाव, वायु प्रदूषण से ही क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, अम्ल वर्षा से क्या होता है? संगमरमर से बने हुए जो भवन होते हैं उनकी चमक कम पड़ रही है, और अम्ल वर्षा से हमारी जो फसल होती है उसके ऊपर ये अम्ल वर्षा वाला जो पानी अगर गिरता है तो क्लोरोसिस की भी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। पत्तियाँ जो होती है उस पीली पड़ के नीचे गिर जाती है। ठीक है, और अम्ल वर्षा से हमारे त्वचा संबंधी प्रॉब्लम भी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। ठीक है, जल के जंतु मर जाते हैं। और देखिए वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों में, वायु प्रदूषण से जीवों में एलर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है? एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से वायु प्रदूषण के ये हानिकारक प्रभाव है, और इसी पैटर्न के ऊपर आपके पेपर आने वाला है बोल्ड वाला। इसको आप अच्छी तरह से आप देखें, और पूरा देखने के बाद आपको शेयर करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो उपलब्ध रहेंगे, और इसके बाद में संस्कृत के वीडियो और मॉडल पेपर आपके लिए बहुत जल्दी ही ला रहा हूं। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो की लिंक को चारों ओर फैला देना है। ये जो पेपर है, ये आपका जो बोल्ड का जो पेपर आएगा उसकी खोपड़ी में छेद करने वाला ये पेपर है। इतना इम्पोर्टेंट पेपर है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने ला, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो। ठीक है, थैंक यू।